नमस्कार साथियों, मैं शशिकांत आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हमारा ग्रेविटेशनल मोशन पढ़ रहे थे, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ रहे थे। गुरुत्वाकर्षण का हमारा ये सेकेंड पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट में हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताए थे। सेकेंड जो पार्ट हम बताने वाले हैं वो ग्रेविटी के बारे में, यानी गुरुत्व के बारे में, और गुरुत्व के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो गुरुत्व होती है, यानी कि जो ग्रेविटेशन होती है, उसका पॉइंट जो होता है, ग्रेविटी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है। दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू, ये अधिकतम मान है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन कई कारणों से जी का मान में वेरिएशन होता है, कई कारणों से जी के मान में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का कारण हो सकता है ऊंचाई, हो सकता है गहराई, हो सकता है पृथ्वी की घूर्णन गति, हो सकता है पृथ्वी का आकार, हो सकता है और लिफ्ट के कारण भी। कई कंडीशन में लिफ्ट में भी देखेंगे कि जी के मान में परिवर्तन होता है। तो जी के मान में परिवर्तन कई कारणों से होते हैं। उसके पहले वीडियो स्टार्ट करें, है ना। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा ज्यादा, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो है ग्रेविटी के बारे में, और ग्रेविटी पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है और कैसे परिवर्तन होता है, परिवर्तन का कारण क्या क्या होते हैं, उस परिवर्तन के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, है ना, शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पृथ्वी का अधिकतम मान मैंने बताया, और वो अधिकतम मान मैंने बताया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये कहां पर बताया था? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे बताया था। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। राउंड फिगर में हम इसको कई बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी जाना जाता है। लेकिन ये कई बार ये कहां पर है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग सरफेस पे अलग अलग होता है जी का मान। जैसे अगर हम बात करें जी का मान मून पे, तो मून पे जो होता है वो अर्थ का 1/6 पार्ट होता है। ध्यान रखेंगे, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड अपॉन 6 करेंगे तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। उसे हमें मान आप लोग निकाल लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। लेकिन हम इसका इतना सिर्फ ध्यान रखेंगे कितना होता है, तो पृथ्वी का 1/6 पार्ट होता है। इसी तरह ग्रेविटी ऑफ सन की बात करें तो सन पे जो ग्रेविटी होता है वो अर्थ का 27 गुना ज्यादा होता है, यानी कि 27 टाइम्स ऑफ द अर्थ मोर होता है। कहां पर? सन पे ग्रेविटेशन की वहां इतना ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं जी का प्रभाव, जी का इफेक्ट किस किस कारण से होता है, परिवर्तन होता है, उसके बारे में चर्चा करना है। उसके पहले, है ना, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हाइट जो है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइट कारण है, दूसरा जो है डेप्थ कारण है। पहला हमने देखा ऊंचाई के कारण, यानी ऊंचाई के कारण और गहराई के कारण। ऊंचाई और गहराई दोनों कॉमन पॉइंट है। ऊंचाई के कारण भी ग्रेविटी का मान डिक्रीज करता है, एक कॉमन पॉइंट याद रखेंगे। और गहराई के साथ भी, ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ जी का मान क्या होता है? चेंज होता है, और वो क्या होता है? घटता है। तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? अप हो या डाउन हो, ऊंचाई हो या गहराई हो, जी का मान क्या होता है? परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन किस रूप में दिखाई देता है? डिक्रीज के रूप में दिखाई देगा, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे डिक्रीज। डिक्रीज कम होता है। अब कम किस रेट के साथ होता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि कम किस रेट के साथ होता है। अब कम की बात करें तो जो हाइट के साथ होता है इफेक्टिव ग्रेविटी, है ना, G1 - 2h/r। यहां पर जी डैश जो है इफेक्टिव कहलाता है ऊंचाई के कारण प्रभावित गुरुत्व, और ये ओरिजिनल जी है, ओरिजिनल जो हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़े थे। एच यहां पर जो है हाइट कह रहा हूं, ऊंचाई कह रहा हूं। आर यहां पर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी की रेडियस ऑफ द अर्थ है। ऐसे कंडीशन में देखते हैं जी का मान क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों होता है? देखो कि
इफेक्टिव ग्रेविटी बराबर जी ओरिजिनल 1 माइनस 2h अपन आर। तो ये देखो डिक्रीज का सिंबल है ना, तो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड में कुछ ना कुछ तो डिक्रीज होगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम डेप्थ के साथ बात करें तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपॉन आर। यहाँ पर ये जो जी डैश है ये इफेक्टिव ग्रेविटी कहलाता है गहराई के कारण। जी जो है यहाँ पर है गुरुत्व कहलाता है, ग्रेविटी कहलाती है किसका, पृथ्वी की गुरुत्व है। एच जो है यहाँ पर गहराई है, यानी कि यहाँ पर एच जो है वो डेप्थ है और आर जो है रेडियस। तो दोनों कंडीशन में हमने देखा जी का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इससे और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न पहला डिक्रीज होना दोनों कंडीशन में, किस रेट के साथ, तो रेट ये ध्यान ना रखे, आगे मैं बताऊंगा इससे क्या हमारा फॉर्मूला से क्या लेना देना है। आप लोग फॉर्मूला पे जो जोड़ना दे, फैक्ट्स पे जोड़ दे, यहाँ पर फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों पढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर जो दो बातें करेंगे वो बातें हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऊंचाई है और ये गहराई है, कोई फर्क नहीं है। पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाएं, है ना, तो ऊंचाई कहते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर आए तो क्या कहते हैं, गहराई कह रहा हूं। दोनों में डिफरेंस यही है मात्र, अदरवाइज दोनों क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। और ऐसे कंडीशन में दोनों में फॉर्मूले में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो देखो ऊंचाई के साथ, तेजी के साथ, ऊंचाई के साथ जब जाते हैं तो ज्यादा ग्रेविटी तेजी के साथ कम होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन में, गहराई के साथ। कम तो इसमें होता है लेकिन रेट क्या है, कम है। रेट कम रेट के साथ, कम दर के साथ डिक्रीज होता है। अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तेजी के साथ डिक्रीज होता है, गहराई में आती है तो स्लोली डिक्रीज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डबल रेट के साथ, गहराई के साथ डबल रेट के साथ डिक्रीज होता है, जबकि जो हमारा ऊंचाई के साथ डबल रेट के साथ डिक्रीज होता है किसके कंपैरिजन में, गहराई की तुलना में। और जबकि इससे कंपैरिजन करें तो सिंगल रेट के साथ, गहराई जो है सिंगल रेट के साथ डिक्रीज होता है। दोनों में सिर्फ रेट का डिफरेंस, अदरवाइज दोनों में डिक्रीज होता है। ऊंचाई में तेजी के साथ डिक्रीज होता है डबल रेट के साथ, जबकि गहराई में सिंगल रेट के साथ कम स्लोली डिक्रीज होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर जी डैश का मान जी 1 माइनस 2h अपॉन आर था। अब प्रश्न उठता है कि h का मान कितना पुट करें कि ग्रेविटी का मान, इफेक्टिव ग्रेविटी का मान 0 हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में अगर h का मान रेडियस का आधा कर दे, पृथ्वी की रेडियस की आधी दूरी, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर ऊपर जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में जी डैश का मान जी 1 माइनस 2r अपॉन आर, एक कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, जी 1 माइनस, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कितना हो गया, जी डैश का मान कितना हो गया, 0। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेट लेसनेस, भारहीनता की कंडीशन है। जब पृथ्वी की आधी दूरी, पृथ्वी की आधी रेडियस की दूरी के ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इफेक्टिव ग्रेविटी है, उसका मान कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, दोनों वस्तुओं पर रखने वाले अट्रैक्शन फोर्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पृथ्वी अपनी वस्तु को आकर्षित तभी करेगा जब उसके रेंज में होगा। पृथ्वी की एक अपनी रेंज बना हुआ है जहां पर ग्रेविटेशन काम करता है, उस रेंज से बाहर होने पर
वो वस्तु क्या हो जाएगा, भारहीनता की कंडीशन हो जाएगा। यानी ऐसे वस्तु पर पृथ्वी का जो अट्रैक्शन बल है, उस वस्तु के अट्रैक्शन बल दोनों काम करना बंद कर देगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता है, पृथ्वी अपना गुरुत्व बल नहीं लगा पाता है। यानी पृथ्वी की जो त्वरण है, पृथ्वी की जो स्टेशन है, उसकी मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो कंडीशन कौन सा होगा, भारहीनता की कंडीशन है। अब सेकेंड पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करते हैं डेप्थ के बारे में। तो डेप्थ का बराबर था G1 - 1/h/r। अब h का मान रेडियस के बराबर कर दे, रेडियस के बराबर कर दे, तो ऐसे कंडीशन में रेडियस के बराबर कर देंगे तो G डैश बराबर हो जाएगा G1 r/r, कैंसिल हो गया, तो G1 - 1 कैंसिल हो गया, यानी G का मान 0 हो गया, यानी G डैश बराबर 0 के बराबर हो गया। ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी का मान कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। ऐसे कंडीशन में भी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्व है, वो 0 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ग्रेविटेशनल बल नहीं काम करेगा, यानी कि ये भी कंडीशन क्या है, भारहीनता की कंडीशन है। अदरवाइज पृथ्वी के सेंटर में ग्रेविटेशन का मान 0 होता है। ऊंचाई पर भी पृथ्वी के रेडियस से हाफ ऊंचाई ऊपर जाते हैं, आधी पृथ्वी की आधी रेडियस की ऊंचाई ऊपर जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन पे भी भारहीनता होता है। तो मैंने बार बार ये प्रश्न आपको बताया था कि मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पाए जाते हैं। तो क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। सेंटर में ग्रेविटेशनल पावर कितना होता है पृथ्वी की, 0 के बराबर होता है, गुरुत्व 0 होता है। आने की बहुत छोटे फॉर्म में इसको समझने का प्रयास करें तो पृथ्वी का ये रेडियस है और यहाँ पर ग्रेविटेशन का मान, जी का मान कितना के बराबर होता है, जी डैश का मान 0 के बराबर। इधर जाए तब पर भी जी का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। अंदर आए तब पर भी डी का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। किस रेट के साथ होगी उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। अब जो सेकेंड पॉइंट हम इसमें देखेंगे, पृथ्वी के आकार के कारण। थर्ड पॉइंट हमारा पृथ्वी के आकार के कारण। पृथ्वी के आकार कैसा है, हम लोग जानते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है, एलिप्टिकल टाइप का है। और एलिप्स में, है ना, एलिप्टिकल इलिप्स जैसा है। और ये वाली पार्ट क्या कहलाता है, मेजर एक्सिस कहलाता है। ये पृथ्वी का बड़ा वाला एक्सिस है, जबकि ये पृथ्वी का माइनर एक्सिस कहलाता है, माइनर एक्सिस कहलाता है। यानी रेडियस, एक रेडियस बड़ा है, दूसरा रेडियस छोटा है। तो हमने जी का फॉर्मूला बताया था पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, और उसमें मैंने बताया था Gm/r²। ये मास ऑफ द अर्थ है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है और ये ग्रेविटी कहलाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसका मान पुट किया जाए तो देखो ये वाला रेडियस बड़ा है जो मेजर एक्सिस वाला है, तो ऐसे कंडीशन में इसका मान बड़ा होगा तो ग्रेविटी का मान क्या होगा, छोटा होगा। अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन में भी ड्यू टू रेडियस ऑफ इक्वेटर जी डैश का मान, इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो गया, कम हो गया। यानी जी का मान यहां क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या है, बड़ा है ना, किसके तुलना में, पोल की तुलना में। दूसरा पोल की बात करें तो जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके तुलना में, इक्वेटर की तुलना में। ये इक्वेटर कहलाता है और ये क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल है। और ये हमारा क्या, साउथ पोल है। पोल कोई सा भी हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, है ना। हम अप्रोक्सीमेट मान, जी का मान दोनों जगह मैक्सिमम होता है। हालांकि नॉर्थ पोल पे थोड़ा कंपेरिजन टू साउथ पोल थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ मास क्या है, हैवी मास है, और इधर लाइट मास है, वेट मतलब थोड़ा वजन कम है ना। तो ऐसे कंपेरिजन में हो सकता है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जी का मान, इफेक्टिव मान क्या होता है, बड़ा होता है कंपेरिजन टू इक्वेटर की तुलना में। क्लियर हुआ पॉइंट। अब हम नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर पे खड़ा है और वो नॉर्थ पोल की ओर आ रहा है,
या साउथ पोल की ओर जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जी का मान क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो ऐसे कंडीशन में जो है व्यक्ति का वेट भी क्या होगा, वेट भी इंक्रीज करेगा, उसका जो वजन है, क्योंकि वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी, है ना, वेट बराबर क्या होता है मास इंटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी जब बढ़ रहा है तो वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम उल्टे कंडीशन में आते हैं कि अगर व्यक्ति, है ना, पोल पे खड़ा है और पोल से वो साउथ की ओर, इक्वेटर की ओर आ रहा है, पोल टू इक्वेटर आ रहा है, तो उस कंडीशन में ग्रेविटी का मान क्या होगा, कम जाएगा, और जब कमेगा तो व्यक्ति का वजन भी क्या हो जाएगा, घटता हुआ प्रतीत होगा। अपैरेंस कैसा होता हुआ, घटता हुआ प्रतीत होगा। तो क्लियर हुआ पॉइंट, है ना। तो ये हमने थर्ड पॉइंट हमने देखा शेप के कारण, फर्स्ट हाइट के कारण, दूसरा जो हम डेप्थ के कारण, थर्ड हम शेप के कारण। अब जो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो फोर्थ पॉइंट हमारा है रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन जो होता है उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। देखो कि ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का मेजर एक्सिस है, चपटा वाला भाग है, और चपटे वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, और ये पार्ट हमारा पोल कहलाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहलाता है। अब है पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चपटे वाले भाग पे होता है। डेट मीन्स जो हमारा इक्वेटर वाला भाग है वहां पर रोटेशनल मोशन ज्यादा होता है। यहाँ पर रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ मोर कंपेरिजन टू पोल, पोल की तुलना में यहाँ पर ज्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पर रोटेशन ज्यादा होगा तो जिसका ज्यादा रोटेशन, जिसका ज्यादा घूर्णन होगा उसका क्या होगा, ग्रेविटी का मान कम होगा, और जिसका कम घूर्णन होता है वहां पर ग्रेविटी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर इफेक्टिव ग्रेविटी कहते हैं तो जी माइनस 1/r ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला से ना डरे, फॉर्मूला आपके लिए नहीं है, फॉर्मूला आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए है ना, आपको फैक्ट से रिलेटेड है। मैंने पहले बताया कि हमारे क्लासेस में दोनों होते हैं, फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों बताए जाते हैं। कंसेप्ट से आपको रिमाइंड करने में हेल्प मिलता है, चीजों को, तथ्यों को समझने में आसानी होती है, और फैक्ट्स तो आपके पेपर में आते ही हैं। क्लियर। अब देखो r माइनस ओमेगा स्क्वायर, r यहाँ पर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ओमेगा यहाँ पर जो है एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ पृथ्वी के घूर्णन कोणीय वेग कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। और इस घूर्णन गति जो मैक्सिमम है कहाँ पर है, मैक्सिमम मैंने बताया कि मैक्सिमम कहां पर है, इक्वेटर पे है, यहां पर ज्यादा घूर्णन होती है। तो ऐसे कंडीशन पे यहां पर जो है g1 माइनस आर स्क्वायर ये ज्यादा होगा, रेडियस तो कांस्टेंट है, ये ज्यादा होगा तो इस ज्यादा सब्ट्रैक्शन होगा। तो ऐसे कंडीशन में भी g का मान मिनिमम कहां पाया जाता है, इक्वेटर पे पाया जाता है। जी का मान कम होता है कहां पर, पोल पे सबसे कम होता है, पोल पे कम होता है। तो ऐसे कंडीशन पे ए मान कम होगा, सब्ट्रैक्शन कम होगी, तो सब्ट्रैक्शन कम होगा तो यहां पर मान क्या होगा, अधिकतम पाया जाएगा, अधिकतम होगा। तो पोल पे रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण जी का मान मिनिमम पोल इक्वेटर पे, मैक्सिमम कहां, पोल पे, है ना। अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर पे खड़ा है, इक्वेटर से पोल की ओर आ रहा है, तो उसका जी का मान क्या होता है, हाँ बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसका वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। उल्टा चले, है ना, कि व्यक्ति पोल पे खड़ा है, पोल से कहां जा रहा है, इक्वेटर पे जा रहा है, तो डी का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होगा तो व्यक्ति का वेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हुआ पॉइंट। तो हमने थर्ड कंसेप्ट को पढ़ा। अब फोर्थ कंसेप्ट था। अब हम लोग फिफ्थ कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, और वो फिफ्थ कंसेप्ट है हमारा लिफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लिफ्ट के बारे में चर्चा करेंगे तो लिफ्ट को समझने का प्रयास करते हैं। लिफ्ट में, है ना, लिफ्ट अगर कांस्टेंट ना मूव कर रहा है, ना अप कर रहा है, ना डाउन कर रहा है, मतलब रेस्ट के पोजीशन में है,
तो रेस्ट के पोजीशन में है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, ग्रेविटी के मान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नॉट चेंज, नॉट चेंज। जब रेस्ट के पोजीशन में हो लिफ्ट तो जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब व्यक्ति के वेट में भी कोई भी परिवर्तन नॉट चेंज, नॉट चेंज। लेकिन अगर लिफ्ट जो है मोशन में है, मोशन दो प्रकार के, एक मोशन को कहते यूनिफॉर्म मोशन, एक समान चाल, दूसरे को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति के कारण। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कारण, इसके कारण क्या होता है, चेंजिंग होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कारण चेंजिंग होता है, इसके कारण क्या होता है, नॉट चेंजिंग, यानी ग्रेविटी के मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो एक समान गति के कारण किसी भी प्रकार के लिफ्ट में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि असमान चाल से लिफ्ट के गति के कारण लिफ्ट में के गति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन के कारण हमारा जो होता है या तो घटेगा, है ना, अप और डाउन के कारण, इसमें या तो अप होगा या डाउन होगा, कुछ भी हो सकता है। अप एंड डाउन के कारण जी का मान क्या होता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तन होता है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, जिसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यानी मोशन के बारे में बात किया। मोशन का मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति के बारे में बात किया। अब ऐसे कंडीशन में जो लिफ्ट होगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट मोशन के साथ अगर ऐसा हो तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, नो चेंजिंग होगा, कि नॉट चेंजिंग। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जी का जो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन के साथ, एक त्वरण के साथ लिफ्ट अप एंड डाउन होता है, यानी ऊपर या नीचे होता है, तो जी के मान में परिवर्तन दिखाई देता है। और जी के मान में परिवर्तन सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप स्ट्रीम, आने की ऊपर जाने की कंडीशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप लिफ्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, ए त्वरण के साथ क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो एक साइड में हम अप लिखते हैं और दूसरे में डाउन लिखते हैं। तो अप का मतलब ऊपर, ध्यान रखेंगे, अप का मतलब ऊपर, तो ऊपर का मतलब ज्यादा, है ना, ऐसे याद करने के लिए, है ना। अरे डाउन का मतलब कम, मतलब नीचे आएंगे तो कम होगा। तो एक तो पॉइंट समझ में आ गया कि अगर लिफ्ट में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कारण एक्सेलरेशन के साथ अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ऊपर जाते हैं तो ए के मान में आने की क्या होगा, चेंजिंग होगा, ग्रेविटी के मान में चेंजिंग होगा। जबकि डाउन कंडीशन में क्या होगा, जी का मान घटेगा। अब देखो कि यहाँ पर एक चीज मैंने बताया होगा भार के बारे में, भार बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी। लेकिन लिफ्ट में दो तरह के मास के दो तरह के भार पढ़ेंगे। एक भार को हम लोग कहते हैं आभासीय भार, और दूसरे को हम लोग कहते हैं वास्तविक भार, एक्चुअल अपैरेंट्स, एक्चुअल वेट और अपैरेंट्स वेट। तो लिफ्ट जब रेस्ट के पोजीशन में होता है तो अपैरेंट्स और एक्चुअल दोनों बराबर होता है। यूनिफॉर्म मोशन के साथ होता है, एक समान गति के साथ होता है, तब पर भी आभासी और वास्तविक दोनों बराबर होता है। लेकिन जब अप एंड डाउन होता है तो दोनों में परिवर्तन होता है। जब अप होता है तो जो अपैरेंट्स आभासीय भार है वो भी बढ़ा हुआ होता है, जबकि इसमें आभासीय भार क्या होता है, कम हो जाता है। आभासीय भार वास्तविक भार से कम होता है, इसमें वास्तविक भार से क्या होता है, ज्यादा होता है।
तो इसमें आप हम लोग डिफरेंस समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको एक पिक्चर के तहत हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक पिक्चर हम लोग बनाते हैं। ये लिफ्ट है और लिफ्ट सभी व्यक्ति जो होगा उसका वेट किधर लगेगा, नीचे की ओर, रस्सी से बंधा हुआ है, क्लाइंब किया हुआ है ना। लिफ्ट का मोशन किधर है, ये एक्सेलरेशन के साथ ऊपर है, रस्सी में क्या होगा, टेंशन लगेगा। तो देखो T इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, mg के बराबर होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन कहलाता है। एक फॉर्मूला बताया होगा, न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ, जो हमारा कहता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दोनों में जो डिफरेंस आया T माइनस एम जी बराबर किसके बराबर, ma के बराबर। और T बराबर हम लोग क्या कर ले, फॉर्मूला से ना घबराएं, आपको फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है, हमने कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बातें कह रहा हूं। तो m इक्वल टू जी प्लस ए। अब देखो कि यहाँ पर अपेरेंट्स जो ग्रेविटी हुआ वो ओरिजिनल ग्रेविटी में जो है कुछ पॉइंट इसमें ऐड हो रहे हैं, जी प्लस ए एक्चुअल ग्रेविटी से प्लस हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ग्रेविटी इंक्रीज कर रहा है। जब ग्रेविटी इंक्रीज करेगा तो जो अपेरेंट्स वेट है वो भी क्या हो रहा है, अपेरेंट्स वेट, आभासीय भार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आभासीय भार भी बढ़ेगा क्योंकि ए बढ़ रहा है। क्लियर है ना, कितना बढ़ेगा, जी प्लस से जो भी एक्सीलरेशन होगा उसमें ऐड हो जाएगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहे हैं। अगर हम सेकेंड कंडीशन देखें जिसमें हम डाउन की बात कर रहे हैं, तो डाउन का मतलब होता है नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो वेट तो नीचे ही लगेगा। लेकिन इसमें जो पैसेंजर है ना, पैसेंजर है, इसका टेंशन T लगेगा। मोशन किधर की ओर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा होगा और वो हो जाएगा T बराबर है ना, T माइनस, अब ये बड़ा है ना तो ये लिखेंगे mg माइनस T बराबर m है। वेट बड़ा हो जाएगा तभी नीचे की ओर आएगा। तो T बराबर हो गया mg माइनस ma के बराबर, m कॉमन ले ले तो g माइनस a, आने की यहाँ पर अपेरेंट जो ग्रेविटी हुआ g माइनस a, आने की अपेरेंट जो वेट होगा उसका मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि g का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको और भी समझे, g का मान डिक्रीज हो रहा है। g डैश बराबर क्या हो गया हमारा, g डैश बराबर g माइनस a हो गया। तो डिक्रीज करने का द्योतक है, यानी कैसे कंडीशन में ग्रेविटी क्या हो रही है, लिफ्ट का डिक्रीज हो रहा है, अपेरेंट्स ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है। तो अपेरेंट्स वेट भी क्या होगा, अपेरेंट्स वेट, आभासीय भार डिक्रीज होगा, दैट इज डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा, है ना। अपेरेंट्स वेट डिक्रीज हो रहा है, ग्रेविटी डिक्रीज, अपेरेंट्स वेट डिक्रीज। तो हमने देखा लिफ्ट अप एंड डाउन, अप मतलब ऊपर, जब ऊपर जाते हैं तो अपेरेंट्स वेट बढ़ता है। जब हम लिफ्ट में नीचे आते हैं, कब, जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो डिक्रीज होता है, कितना के बराबर, जी डैश बराबर जी माइनस ए के बराबर। और ऐसे कंडीशन में अपेरेंट जो वेट होगा वो भी क्या होगा, डाउन होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड कंडीशन इसमें आता है फ्री फॉल का। फ्री फॉल, फ्री फॉल का अर्थ होता है मुक्त रूप से गिरना। फ्री फॉल का मतलब होता है मुक्त रूप से गिरना। तो कोई वस्तु फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल मुक्त रूप से जब फॉल करेगा, मुक्त रूप से गिरना, गिरेगा, तो ए का मान किसके बराबर, ग्रेविटी के बराबर। ग्रेविटी का मान कितना बताए थे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और ऐसे कंडीशन में जी डैश का मान जो होगा जी माइनस ए का मतलब 9.8 है ना, वही पुट कर दिया तो जी का मान कितना हो गया, 0। ऐसे कंडीशन, कौन सी कंडीशन आ गया, कई बार चर्चा किए हैं, वेटलेसनेस, भारहीनता की कंडीशन होगा। और ये कंडीशन भारहीनता की कंडीशन है जहां पर वस्तु ऑब्जेक्ट रहेगा वहीं पर स्विम करेगा, वहीं पर रहेगा, है ना, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। जहां पर अगर कुछ
लिफ्ट से ऊपर उठ गए तो ऊपर ही उठा रहेंगे ऐसे कंडीशन, क्योंकि वेटलेसनेस की कंडीशन है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वो क्या वेट नहीं होने के कारण, भार नहीं होने के कारण इधर उधर हवा चलता है तो इधर उधर तैरना शुरू कर देता है, इधर स्विम कर रहा होगा। और जब हम भारहीन हो जाएंगे तो यही कंडीशन को फील करेंगे, सेम कंडीशन भारहीनता की कंडीशन आ जाएगी। अब इसमें फोर्थ जो कंडीशन हमारा है वो कंडीशन है कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन जी, ए का मान ग्रेटर देन जी हो जाएगा तो जी डैश बराबर जी माइनस ए, यानी कि जी और ये जी ए का मान ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए का मान ज्यादा है तो जी डैश का मान निगेटिव होगा। और जब निगेटिव कंडीशन हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो पैसेंजर है लिफ्ट के अंदर जहां ऊपर वाली छत से टकरा करके, नीचे से ऊपर उठ करके ऊपर वाली छत से टकरा करके, है ना, टकरा जाएंगे, ऊपर अटक जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में एक कौन सा कंडीशन है, जब जी का मान निगेटिव हो जाए, यानी जब वस्तु को मोर देन ग्रेविटी से खींचा जाए। मोर से का मतलब हुआ मोर देन 11-12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर वस्तु को नीचे लाया जा रहा हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये कंडीशन जो है हमारा, ऐसे कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगा, वो लिफ्ट के अपर पार्ट सतह में जाकर के चिपक जाएगा और उससे टकरा करके रह जाएगा। तो ये कंडीशन हमारा एक फोर्थ कंडीशन है, लिफ्ट अप एंड डाउन का एक फोर्थ कंडीशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कारण लिफ्ट में चेंजिंग होता है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहां पर अपैरेंस और जो एक्चुअल वेट है वो बराबर होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ अप एंड डाउन के कारण अलग अलग दिखाई देता है। कौन सा, अपैरेंट वेट और एक्चुअल वेट में डिफरेंस दिखाई देता है। तो थैंक यू वाचिंग वीडियो, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, है ना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।